नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आपका यूसीए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मनोविज्ञान का वृद्धि और विकास का एक टॉपिक है ना, विकास के सिद्धांत वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, विकास के सिद्धांत जो हैं वो वास्तव में हम अगर इंग्लिश कहें तो प्रिंसिपल है ना। सिद्धांत मतलब थ्योरीज नहीं है, थ्योरीज अलग होती है। हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस नियम के आधार पर विकास होता है ना। तो विकास के कुल 12 नियम है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। देखिए, पहला देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत है ना। निरंतर विकास का अर्थ क्या हुआ? विकास निरंतर चलता रहता है, यानी आप जब से आपने बचपन से शैशवावस्था से लेकर कहाँ गए आप वृद्धावस्था तक, आपका विकास निरंतर होता रहेगा। विकास केवल वृद्धि को लेकर नहीं जोड़ेंगे, विकास आपका शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले नहीं सीखी लेकिन अब सीख ली हो सकता है, वो भी विकास का पहलू है ना। आपका मानसिक विकास, आप पहले आपकी जो छोटे बच्चे थे आप किसी बात पर सोच नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका सोचने का दायरा बढ़ा, यानी आपका मानसिक विकास हो रहा है और वो आगे तक चलता रहता है। बहुत सी बार देखा, सामाजिकता पहले नहीं होती, धीरे धीरे उसमें सामाजिकता आती है, और देखा जाए तो ये विकास निरंतर चलता रहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध क्या होता है? परस्पर संबंध का अर्थ हुआ एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित कर सकता है। जैसे देखिए आप, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर उसमें कोई एबनॉर्मिटी हो, कोई असामान्यता हो, अगर आप उस बच्चे को सामान्य स्कूल में रखेंगे, जैसे वो लंगड़ा कर चलता है, या समझ लीजिए आप, है ना, और वो सामान्य बच्चों के साथ फिर भी पढ़ता है ना, तो सामान्य बच्चे हो सकता है उससे कुछ चिढ़ाए, है ना, हो सकता है किसी नाम को चिढ़ाए, तो चिढ़ाने से क्या होगा, वो बच्चा उन बच्चों से दूर होने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका शारीरिक विकास किसी रूप में थोड़ा सा अलग हुआ, है ना, असामान्यता थी, तो वो उन बच्चों से दूर हो गया कि जो उसे चिढ़ाते थे। इसका अर्थ हुआ कि उसमें जो सामाजिकता का गुण है वो धीरे धीरे क्या हो गया, दूर हो गया। वो बच्चों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसमें जो एबनॉर्मलिटी है, जो असामान्यता है, उसके कारण उसका सामाजिक विकास भी क्या हुआ, पिछड़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सभी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर बालक का एक विकास प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से उसके दूसरे विकास भी प्रभावित होते हैं। इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत देखिए। विकास क्रम की एकरूपता कैसे? मतलब एक जाति विशेष में विकास का जो क्रम है वो एक जैसा रहेगा। एक जाति विशेष में विकास का क्रम कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। जैसे समझ लीजिए आप, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वो 9 माह का होता है। अगर जाति चेंज कर दीजिए, है ना, किसी पशु को और दूसरे पशु को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? गर्भकाल चेंज हो जाएगा। यानी अगर मनुष्य की बात करें, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, उसका जो गर्भकाल कितने माह का होगा? 9 माह का होगा। और विकास का जो क्रम होगा, जिस प्रकार से पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर पैर बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक जाति विशेष में विकास का जो क्रम होता है वो एक जैसा होता है। इसी को कहते हैं विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? सभी हम जानते हैं कि हम लोग सभी दूसरे से भिन्न हैं, शारीरिक रूप से तो है ना, लेकिन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और अन्य सभी रूप से भी हम भिन्न हैं। यूँ समझ लीजिए आप, एक माँ की अगर 2 संतान जुड़वा भी है, चाहे शारीरिक रूप से अगर वो समान भी हो, लेकिन किसी न किसी रूप में, चाहे वो मानसिक हो चाहे संवेगात्मक हो, वो अलग जरूर होगी। ठीक है, मान लीजिए वो अगर शारीरिक रूप से समान है तो भी मानसिक कोई कार्य करने का तरीका उनका अलग हो सकता है, उनमें सामाजिकता के गुण अलग हो सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, इसका मतलब व्यक्ति की विभिन्नता जो है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती ही है, कितना ही कर लीजिए। और एक अच्छे शिक्षक के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कक्षा में सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, अधिकांश तो औसत विद्यार्थी होते हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं। यानी एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सभी तरह के बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। जो होशियार बच्चे उनको आगे ले जाना है ना, जो एवरेज है उनको उनकी एवरेज जो औसत है उससे ऊपर ले जाना है, और जो बहुत कमजोर है उनको आगे बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ? एक शिक्षक का ये कर्तव्य हुआ कि प्रत्येक बालक को उसके अपने स्तर से ऊपर उठाना है, सबको समान नहीं बनाना है, उसको जो आता है उस स्तर से उसको ऊपर उठाना है। ये कहलाता है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अगला 5वां देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, है ना। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या हुआ? विभिन्न गति का अर्थ हुआ कि जो बालक की जो विकास की गति है वो प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होती है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, है ना, विकास की गति 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। तो 0 से 3 वर्ष जो है वो प्रारंभिक अवस्था है। आपने देखा बच्चे का विकास बहुत तीव्र होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तीव्र होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो अवस्था होती है इसमें उसकी विकास की गति क्या होती है? तीव्र होती है, और इसमें विकास की गति थोड़ी सी मंद हो जाती है ना। जो 0 से 3 वर्ष है इसको संचयी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचयी अवस्था। संचयी अवस्था, इसको कहते हैं परिपाक अवस्था।
यानी परिसंचय अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है और परिपाक अवस्था में कम हो जाती है। आप इसको और आगे देख लीजिए, हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक जैसे जैसे बाल्यावस्था समाप्त होती है, 0 से 6 तो शिशुअवस्था, 6 से 12 जो होती है बाल्यावस्था, और 12 से ऊपर निकलिए तो किशोरावस्था होती है। आप किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है उसमें शारीरिक रूप से कई सारे परिवर्तन होते हैं, एकदम परिवर्तन होते हैं, और किसी किसी में बहुत धीरे होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, गति सब में अलग है। क्या सभी बच्चे एक साथ एकदम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सब में अलग अलग है। कोई जिसमें किसी में तेज हो रहा है, किसी कम हो रहा है। तो ये विकास की गति क्या सब में अलग अलग है। इसको हमने शारीरिक रूप से देख लिया। आप देखिए सामाजिक रूप से देख लीजिए या मानसिक रूप देख लीजिए। बहुत सी बार होता है ना, बहुत से घरों में ऐसा कहते हैं कि यार ये तो अभी तो कुछ नहीं सीखा, वो तो इतना आगे बढ़ गया है। ऐसा सुना आपने कभी कभी? जैसे हम सामाजिकता की बात करें तो बहुत से बच्चे बचपन से इतने सामाजिक होते हैं जिसकी हद नहीं, और बहुत से बच्चे आगे जाकर विकास उसमें सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि विकास की गति प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई किसका शारीरिक विकास पहले होता है, किसका मंद गति से होता है, किसका और तेज होता है। और ये विकास की बात करें तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह का विकास सब में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये एकीकरण सिद्धांत क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत ये होता है कि बालक जो है अपनी वस्तुओं का या किसी अपने विकास का एकीकरण करता है। देखिए जैसे छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है ना, आपने देखा छोटे बच्चे को आप गिलास पकड़ाइए, बहुत छोटे बच्चे को है ना, 7-8 महीने के बच्चे को, तो वो यूँ पकड़ने का, पूरे हाथ दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा, है ना। और जो जो बड़ा होगा उसको एक हाथ से पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पहले अपने हाथ को चलाना सीखा, है ना। पहले किसको चलाया? अपने हाथ को चलाया, फिर उसने अपने हथेली को चलाया और फिर अंगुली को चलाया। ठीक है, इसका मतलब उसने अपने अंगों का एकीकरण करना सीख लिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिद्धांत में बालक समायोजन करना सीखता है। क्या सीखता है? समायोजन करना सीखता है कि कैसे समायोजन करे, कैसे अपने अंगों को समायोजित करके आगे बढ़े। ठीक है, यानी एकीकरण का अर्थ ये हुआ कि बालक किस प्रकार से जो पूरा जो गलत है पूर्ण रूप को देखते हुए उसका अंश की ओर कैसे बढ़ता है, वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, अब है सामान्य से विशिष्टता की ओर सिद्धांत। ये सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? आप चाहे बालक के चलने से लेकर, बोलने से लेकर, भाषा विकास से लेकर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बालक का विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। मैं सबसे पहले चलने की ओर लेता हूँ। क्या बालक सबसे पहले दौड़ना सीखता है कि नहीं? पहले वो पैरों को उठाना सीखता है ना। पहले खड़ा होना सीखता है, फिर पैरों को धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे कुछ कदम चलता है, फिर दौड़ना सीखता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सामान्य क्रिया सीखी, पहले खड़ा होना सीखा, फिर कुछ कदम चला, फिर चला। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने दौड़ने की क्रिया विशिष्ट और गया। इसका मतलब वो हमने अगर दौड़ने की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब अगर भाषा विकास की बात कर लीजिए आप, क्या बालक सीधे ही जो कठिन शब्दों को सीखता है क्या? नहीं, बालक पहले सामान्य शब्दों को सीखता है। जैसे एक एक शब्द जिसमें वो आसानी से बोल सके, जिसमें आ की मात्रा हो, ऐसे बिना मात्रा के शब्दों को सीखता है ना। फिर धीरे धीरे कठिन शब्दों को सीखता है। इसका मतलब भाषा विकास में बालक पहले सरल शब्दों को सीखेगा और फिर कठिन शब्दों को सीखेगा। अब आगे देखिए, ये तो मैंने आपका किसकी बात की, शारीरिक बात की, भाषा की बात कर ली। इसी प्रकार से और कोई सा भी विकास हो, बालक का पहले विकास कैसे होगा? सामान्य रूप से होगा और फिर उसकी विशिष्टता की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं विकास की वर्तुलाकार का सिद्धांत। ये वर्तुलाकार सिद्धांत क्या होता है? देखिए वर्तुलाकार क्या होता है, अगर डायग्राम के रूप में बताऊं तो ये वर्तुलाकार चित्र हो गया। ये क्या कहलाएगा? वर्तुलाकार। अब हम अगर इसको बात करें कि ये होता क्या है वर्तुलाकार, कैसे सीखता है बालक, इसका विकास कैसे होता है बालक का, है ना। तो मैं आपको खड़े होने वाली जो स्टेप वो बताता हूँ। देखिए जैसे बालक खड़ा होता है ना, तो पहले क्या होगा, खड़ा होता है। जैसे ये क्रिया आरंभ की, ये क्या क्रिया का आरंभ है, ये क्रिया का आरंभ, यहां से जो लिखा है ना क्रिया का आरंभ हो गया। अब देखिए आगे क्रिया का, क्या बालक खड़ा होकर एकदम चलने लगता है क्या? नहीं, गिर जाता है। ये गिर गया नीचे, यानी इसमें अस्थायित्व आ गया। इसमें क्या आ गया? अस्थायित्व। लेकिन क्या बालक फिर खड़ा नहीं होता है क्या? फिर खड़ा होता है, यानी फिर आगे क्रिया आगे बढ़ी, यानी फिर उस क्रिया को आगे बढ़ाया, क्रिया आगे की ओर चली, है ना। और फिर उसने फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, और अंत में एक स्थिति ऐसी होती है बालक खड़ा होना सीख जाता है, यानी यहाँ क्रिया में स्थायित्व आ जाता है। क्रिया में क्या आ जाता है? स्थायित्व आ जाता है। फिर देखिए आप, सबसे पहले बालक खड़ा हुआ, है ना, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, और अंत में चलना सीख जाता है।
आप चाहे चलने की बात करें, बालक कुछ कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, इस प्रकार की क्रिया चलती है और अंत में चलना सीख जाता है। यानी यहाँ क्रिया का आरंभ होता है, यहाँ क्रिया में अस्थायित्व आता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर सीखता है, अंत में क्रिया में स्थायित्व आ जाता है। इस प्रकार विकास की गति कैसी होती है? वर्तुलाकार। इसको भी आप चाहें तो, ये तो मैंने चलने को लेके बताया, चाहे भाषा को ले, भाषा में क्या होता है, बालक पहले शब्दों को बोलता है ना, तुतलाकर बोलता है, गलत बोलता है, फिर बोलता है, फिर सीखता है, फिर बोलता है। यानी यहाँ बोलना सीखेगा, फिर गलत, फिर प्रारंभ करेगा वो, फिर वो क्या हो, जिसमें गलती हो जाएगी, फिर उसमें फिर प्रयास करेगा और अंत में बोलना सीख जाएगा। यानी ये कहलाता है विकास का वर्तुलाकार का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत ये कुप्पुस्वामी नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने दिया। कुप्पुस्वामी, उन्होंने कहा कि विकास की दो दिशाएं होती है, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकॉडल का अर्थ क्या होता है? विकास कैसा हो? सिर से पैर की ओर। कैसा हो? विकास कैसा होना चाहिए? सिर से पैर की ओर। अगर सिर से पैर की ओर हो तो क्या कहलाता है? वो सिफेलोकॉडल कहलाता है। और इसको अगर कहें तो ये क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर। कैसे होगा? दूसरा वाला प्रॉक्सिमल डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर जो होगा वो सिफेलोकॉडल कहलाएगा। सिर से पैर की ओर होगा वो तो कहलाएगा सिफेलोकॉडल, और केंद्र से बाहर की ओर होगा वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, अगर सिफेलोकॉडल की बात करें तो छोटा बच्चा जो है ना, अपने सिर को ऊपर उठाएगा फिर धड़ को, यानी पहले सिर को उठाना सीखता है फिर अपने शरीर को उठाना सीखता है, ये कहलाता है सिफेलोकॉडल। और अगर प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात करें तो भुजा से हाथ की ओर, ये केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले हाथ को उठाना सीखेगा फिर हथेली को फिर अंगुली को। इसका मतलब ये कैसा होगा? केंद्र से बाहर की ओर। आप चाहे इसको किसी और रूप में भी ले सकते हैं इसको चाहे तो। अब है स्व शुद्धिकरण का सिद्धांत। अब ये स्व शुद्धिकरण क्या होता है? बहुत सी बार क्या होता है, बालक खुद अपने आप को जैसे कि देख के भी सीखता है। स्व शुद्धिकरण जैसे मान लीजिए अंगूठा बालक जो बचपन में अंगूठा चूसता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, अंगूठा चूसना वो बंद कर देता है, यानी खुद शुद्ध करता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, मैं नहीं करूँ। ठीक है, इसके बाद होता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया मतलब अनुकरण करके सीखना, इंटरेक्शन, लोगों को देखकर अनुकरण करके, देखना, देखकर सीखना, नकल करके सीखना, है ना, ये क्या कहलाती है? अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी बालक दूसरों को देखकर भी सीखता है, ये विकास का सिद्धांत है। और लास्ट और जो सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वंशक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट कैसे है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वृद्धि विकास को ही नहीं, बालक के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है पूरी तरह से, चाहे अधिगम हो, चाहे वृद्धि विकास हो, चाहे विप्रेरणा हो, चाहे किसी भी रूप का विकास हो, बालक के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करूं तो देखिए इसको, वंशक्रम कैसे, वंशक्रम कहां से मिलता है? माता पिता से। कहां से मिलता है? माता पिता से। माता पिता से कैसे मिलता है? गुणसूत्रों के द्वारा, है ना, आपने पढ़ा होगा। छुट में आपको थोड़ा सा आरेख रूप में समझा जाता हूं। जैसे ये गुणसूत्र हैं, कहाँ है? गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। ये मैं बिंदु बना रहा हूं, जीन होते हैं गुणसूत्र पर। क्या होते हैं? जीन। और जीन आनुवंशिक इकाइयां होती है। जीन क्या होती है? आनुवंशिक इकाइयां, यानी इन पर गुण होते हैं, यानी गुणों का हस्तांतरण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। और गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? आनुवंशिक इकाइयां होती है। ठीक है, जो माता पिता की जो पेरेंटल जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ जाते हैं? संतान में जाते हैं। जो गुणसूत्र, अगर स्वस्थ माता पिता स्वस्थ संतान होती है और गुणसूत्र एजरे चले गए तो स्वस्थ बच्चा ही होगा। लेकिन अगर माता पिता के जो गुणसूत्र हैं उसमें अगर कोई जीन ऐसा हो, जैसे मान लीजिए बुद्धि का गुणसूत्र ले लेते हैं, बुद्धि का कोई जीन ले लेते हैं जो बुद्धि के लिए उत्तरदायी है, बालक की बुद्धि के लिए उत्तरदायी अगर कोई जीन है, अगर वो जीन अगली पीढ़ी में ना जाए तो क्या बालक में वो जीन होगा, वो बुद्धि उत्पन्न होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि माता पिता में तो वो बुद्धि वाला जीन था, लेकिन जब वो अगली पीढ़ी में गया तो किसी कारण से वो जीन वहां से हट गया तो बालक कैसा हुआ? मंद बुद्धि। कैसा हुआ? मंद बुद्धि बालक हो गया। अब मंद बुद्धि बालक का आप कितने ही अच्छे परिवेश में उसको आप रखिए, उसको वातावरण अच्छा दीजिए, क्या सामान्य बालक की भांति उसका विकास होगा? क्या नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो बालक कैसा है? मंद बुद्धि है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? वंशक्रम ने बालक के विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया ना। अब हम वातावरण का ले लेते हैं। ठीक है,
अब वातावरण का लेकर देखते हैं। अगर माता पिता स्वस्थ संतान होती है, माता पिता स्वस्थ है और संतान भी स्वस्थ है, लेकिन उससे जो वातावरण मिलता है वो अगर अच्छा ना मिले, है ना, अच्छा ना मिले, यानी चाहे सामाजिक हो कैसा वातावरण, तो क्या बालक का विकास अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वंश, क्रम और वातावरण बालक के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा प्रश्न हर बार रीट में या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, तो पूछा जाता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ना, या विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो कौन सा है, वंश, क्रम और वातावरण। वंश क्रम तो प्रथम है ही है, सेकंड क्या कहलाएगा, वातावरण, क्योंकि वातावरण भी बालक के विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।